Hello dear friends, welcome to new chapter of 12th science. One of the most important chapter from the physical chemistry, that is chemical kinetics. So दोस्तों जो आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. एंड वन मोर एडिशनल थिंग, द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं, ये लास्ट चैप्टर है दोस्तों. इसके बाद जितना भी हमारा सिलेबस बाकी है कहीं जगह पे न्यूमेरिकल नहीं. हाँ, एक आध दो जगह पे छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल हो गए, बट जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 सॉलिड में या फिर सॉल्यूशन या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े, उसी तरह के दोस्तों कुछ हैवी न्यूमेरिकल इस चैप्टर में भी आने वाले हैं. बट इसके बाद अगर कहीं जगह पे न्यूमेरिकल आए तो वो भी ऐसे होंगे जिसको हम इन कंपैरिजन टू दिस चैप्टर नेगोशिएट कर सकते हैं. बहुत ही ईजी हो गया. ओके, वन मोर थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर. क्यों इंटरेस्टिंग है? जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको पता चलने वाला है. थर्ड थिंग दोस्तों, हमने थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स फॉर दी एनी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, उसकी इम्पोर्टेंस जानने के लिए ये फिजिकल केमिस्ट्री के दो इम्पोर्टेंट पोर्शन पढ़े हैं. थर्ड इम्पोर्टेंट पोर्शन इज सी के, और आई मीन टू से केमिकल काइनेटिक्स. जैसे दोस्तों कोई रिएक्शन पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है वो मेरे को जानना है. If I am react with these two reactant or these three reactant in this particular condition, this reaction is possible or not, और ये कौन सी डायरेक्शन में पॉसिबल है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, रिवर्सिबल तो नहीं है ना. वो सभी चीज़ दोस्तों हम कहाँ से जान सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक की हेल्प से जान सकते हैं. थर्मोडायनेमिक्स में दोस्तों एक टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी डिफरेंस, डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी. अगर दोस्तों डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव रही, इट मीन्स दैट रिएक्शन इज पॉसिबल, और पॉसिबल भी है और कौन सी डायरेक्शन में पॉसिबल है? फ्रॉम रिएक्टेंट टू पॉसिबल. तो फ्रॉम दी थर्मोडायनेमिक्स आपको इतना ही पता चलेगा इफ दैट रिएक्शन पॉसिबल और नॉट पॉसिबल. अगर पॉसिबल है तो रिवर्सिबल डायरेक्शन में पॉसिबल है या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये दोनों चीज़ ही पता चलेगी. चलो रिएक्शन पॉसिबल है इतना पता चला, देन उसके बाद हमारी तुरंत ही दोस्तों हमारा दूसरा फंडा दिमाग में क्या चलेगा? अगर ये रिएक्शन पॉसिबल है तो कितनी प्रोडक्ट मिलेगी, आई मीन टू से कितना रिएक्टेंट बचा रहेगा और कितनी रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्जेशन होगी. दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमने ली थी इन दी चैप्टर इक्विलिब्रियम. दोस्तों इक्विलिब्रियम में एक टर्म आई थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के. इफ़ द वैल्यू ऑफ के इज़ ग्रेटर देन 1, एक से जितनी ज़्यादा है उतनी दोस्तों वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, आपको ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगी. एक से जितनी कम है उतनी कम प्रोडक्ट मिलेगी. इफ इक्वल टू 1 देन योर रिएक्शन इज इन द इक्विलिब्रियम स्टेट. सिमिलर थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा जी जितना नेगेटिव उतनी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे, डेल्टा जी जितना पॉजिटिव रिएक्शन पॉसिबल है बट इन द रिवर्सिबल डायरेक्शन. इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 देन रिएक्शन इज इन द इक्विलिब्रियम स्टेट. सो ये दोनों टर्म्स है, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम एंड फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स. आपको इतना पता चलता है दैट दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल. सेकंड, आपको इतना पता चलेगा हाउ मच प्रोडक्ट यू विल गेट. पॉसिबल है और इतनी प्रोडक्ट मिल सकती है, कितने टाइम में मिलेगी, दैट यू डजंट नो. दैट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर. तो दोस्तों हमने ये पढ़ लिया कब रिएक्शन पॉसिबल है, फिर ये पढ़ लिया रिएक्शन में कब ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगी, बट पॉसिबल रिएक्शन में मिलने वाली प्रोडक्ट कितने टाइम में मिलेगी वो मालूम नहीं था, और टाइम कितना हो सकता है उसके बारे में दोस्तों पढ़ने के लिए हमारा ये पूरा केमिस्ट्री है, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स. काइनेटिक्स वर्ड ही दोस्तों काइनेसिस से निकला है. काइनेसिस इट मीन्स मोशन, इन द ग्रीक वर्ड. मोशन मीन्स कितने आगे बढ़ सकते हैं. सो यहाँ पे दोस्तों किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर कोई भी केमिस्ट या फिर कोई भी बंदा जो साइंस से रिलेट करता हो, जो केमिस्ट्री से रिलेट करता हो, उसके दिमाग में 3 चीज़ चलेंगी फॉर एनी केमिकल रिएक्शन. द प्रेडिक्शन ऑफ द रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, ये रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती. और वो प्रेडिक्शन कहाँ से आएगा? फ्रॉम दी थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम दी गिब्स फ्री एनर्जी डिफरेंस. इफ गिब्स फ्री एनर्जी डिफरेंस इज नेगेटिव देन द रिएक्शन इज पॉसिबल.
If delta G is equal to 0, then we can say that reaction is in the equilibrium state. If delta G is positive, ऐसा तो यही कहेंगे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बट उल्टा पॉसिबल होगी। तो हमारा जो ऑलरेडी प्रोडक्ट हो चुका है वो प्रोडक्ट फिर से दोस्तों रिवर्सिबल फेज में जाके रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। सो ये ऑलरेडी ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ ली है। ओके, चलो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं वो पता चलने के बाद अगर रिएक्शन पॉसिबल है तो कितनी प्रोडक्ट मिलेगी, प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, द प्रेडिक्शन अबाउट द प्रोडक्ट दैट वी विल नो फ्रॉम द केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से जान सकते हैं। इन द इक्विलिब्रियम देयर इज वन टर्म दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज ग्रेटर देन 1, के से ज़्यादा, जितना ज़्यादा उतनी प्रोडक्ट ज़्यादा, जितना कम उतनी प्रोडक्ट कम। इफ के इज इक्वल टू 1 दैट रिएक्शन इज इन द इक्विलिब्रियम स्टेज। ये दोनों चीज़ होने के साथ दोस्तों किसी भी रिएक्शन के लिए प्रेडिक्शन ऑफ द टाइम, प्रेडिक्शन ऑफ रिएक्शन टाइम, तो इसके लिए अभी तक हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था, कोई टर्म नहीं थी। फ्रॉम दिस चैप्टर हम ये पढ़ पाएंगे दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। सो ये तीनों का कॉम्बो है, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम एंड द केमिकल काइनेटिक्स। चलो अभी केमिकल काइनेटिक्स में आए तो थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं। केमिकल काइनेटिक्स शॉर्ट फॉर्म जिसको सीके कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। तो ये केमिकल काइनेटिक्स सीके में दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखनी है, केमिकल वर्ड किस तरह से डिराइव हुआ आपको मालूम है, केमिकल मीन्स केमिकल, बट व्हाट अबाउट काइनेटिक्स? काइनेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड काइनेसिक्स विच मीन्स मोशन। बाय दिस चैप्टर, बाय केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 टर्म के ऊपर दोस्तों हमारा पूरा फोकस रहेगा। रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का रेट कितना है, क्या है, ज़्यादा रिएक्ट करेगी, कम रिएक्ट करेगी, जल्दी से करेगी या बहुत ज़्यादा टाइम के बाद करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन। देन वो रेट ऑफ रिएक्शन हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं या किस तरह से कम कर सकते हैं। सम फैक्टर विच इज अफेक्टिंग दिस रेट ऑफ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ, और वी कैन से इन दी अफेक्शन बाय दैट पैरामीटर्स, रेट ऑफ रिएक्शन कम या ज़्यादा होगी। सो सेकंड पॉइंट इज फैक्टर्स, some factors actually affecting rate of reaction, and last one is किसी भी रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी वो जानना है। इसके बारे में पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे। अगर दोस्तों ये टॉपिक्स हमको डिस्कस करने हैं देन डेफिनेटली हमको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ऐसे तो हम 5 टाइप की रिएक्शन बता सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म में दोस्तों 5 टाइप में, very quick reaction, then quick, or we can say very fast and then fast, very slow reaction, then slow reaction, and the 5th one is moderatable, not too much fast, not too much slow, that is moderatable। पर दोस्तों यहाँ पे आपको समझ जाना है फास्ट रिएक्शन, तो ये फास्ट के अंदर मैंने दोनों टाइप की, दोनों को कंबाइन कर दिया है, वेरी फास्ट एंड फास्ट। दोस्तों फास्ट रिएक्शन क्या है, आपके टच में ये फास्ट रिएक्शन आई है नहीं आई? आपने दोस्तों केमिस्ट्री लैब में अगर टाइट्रेशन किया होगा, एसिड बेस कॉमन टाइट्रेशन, तो जो एसिड बेस टाइट्रेशन है, बेस के अंदर एसिड गिरता है या फिर एसिड के अंदर बेस गिरता है। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर इन जनरल। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग रहे, HCl एंड NaOH, और वी कैन से H2SO4 एंड NaOH और KOH, तो आपको यही मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर। और रिएक्शन बहुत ही क्विक टाइम में, अगर एकदम सिंपली कहे दोस्तों नैनोमीटर या नैनो सेकंड या पाइको सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी, इतनी क्विक है। देन आयोनिक रिएक्शन, अगर आपके पास आपकी टेस्ट ट्यूब में नेगेटिव आयन Cl माइनस है और उसकी रिएक्शन आप AgNO3 के साथ कराते हो, देन आपको AgCl सॉलिड मिलेगा, वाइट PPDs ऑफ द AgCl, वो एकदम क्विक होगा। जैसा लिक्विड आपके AgNO3 आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर के सॉल्यूशन, कॉन्डेंस सॉल्यूशन के टच में आता है, इन नैनो और पाइको सेकंड वहाँ पे PPDs ऑब्टेन हो जाएंगे। सो वी कैन से दिस इज़ वेरी फास्ट रिएक्शन। सो यहाँ पे फास्ट के अंदर हमने दोस्तों फास्ट और वेरी फास्ट दोनों को इंक्लूड करी है। देन स्लो रिएक्शन, कोरोजन ऑफ द मेटल। दोस्तों आप अगर आज के दिन में क्या करते हो, किसी विंडो या किसी डोर के आगे सेफ्टी बैरक लगाते हो, सेफ्टी बैरक फ्रॉम दी आयन, लोखंड की आप आयन की आप फ्रेम लगा रहे हो वहाँ पे, और वो फ्रेम के ऊपर आप कोई भी कलर नहीं चढ़ा रहे हो। तो जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट लेक्चर में पढ़ा, तो वहाँ पे कोरोजन होगा सर। बट आज के दिन में अगर आपने फ्रेम सेट की तो कल वहाँ पे कोरोजन नहीं होगा, टाइम लगेगा, 1, 2, 5, 10, 15, 20 दिन। अगर
रेनी सीजन रही तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज वो होगा, कोरोजन इज देयर, कोरोजन होगा, बट वहाँ पे कोरोजन होने में देर लगेगी, सो दैट इज स्लो रिएक्शन। व्हाट अबाउट वेरी मच स्लो रिएक्शन? दोस्तों रेडिएशन। सर रेडिएशन तो बहुत फास्ट है। रेडिएशन आई मीन टू से किसी रेडियो एक्टिव मेटल से अलग होता हुआ रेडिएशन दोस्तों सालों तक चलता है। जैसे आपको पता है जापान में हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर जब एटम बम गिरे थे, उसकी इफेक्ट नाउअडेज टिल डे दोस्तों वहाँ पे दिख रही है। सो बिकॉज ऑफ रेडिएशन स्लो रिएक्शन, वेरी मच स्लोअर देन मॉडरेटेबल, ऐसी रिएक्शन जिसको हम मॉडरेट कर सकते हैं, और इसके ऊपर ही दोस्तों हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। यह चैप्टर को हम मॉडरेटेबल रिएक्शन के बेस पे ही ज़्यादातर समझने की ट्राई करेंगे। मॉडरेटेबल रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। अभी जितने बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उन सब ने 11th बायोलॉजी में मेरे ख्याल से पढ़ा होगा स्टार्च का हाइड्रोलिसिस। जितने भी मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं और बायोलॉजी वाले जिसने 11th बायोलॉजी में ठीक से नहीं पढ़ा, बायोमोलेक्यूल, आपके 12th का बायोमोलेक्यूल जो चैप्टर है वहाँ पे आप पढ़ने वाले हो व्हाट इज़ एक्चुअली स्टार्च क्या है। स्टार्च इज नथिंग बट दी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ही है, बट किस तरह का हाइड्रोकार्बन है सर? वो शुगर है, शर्करा है, वन टाइप ऑफ शर्करा, पॉलीसुक्रोज, पॉलीशर्करा है। ओके, तो उसका हाइड्रोलिसिस भी आप पढ़ोगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। देन इन्वर्जन ऑफ शुगर, C12H22O11 sugar plus H2 and you will get glucose plus fructose, that is nothing but the inversion of sugar। वो भी दोस्तों हम 3 जगह पे पढ़ेंगे, बायोमोलेक्यूल में आएगा, हेलो अल्केन हेलो एरिन में उसका एग्जाम्पल है, अल्कोहल फिनोल ईथर में भी दोस्तों उसका एग्जाम्पल है। सो ये 3 बार पढ़ेंगे, उसका बहुत टेंशन नहीं है। बट ये कह सकते हैं एकदम फास्ट या वेरी फास्ट रिएक्शन के बेस पे अगर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है तो थोड़ा हार्ड रहेगा। एकदम स्लो रिएक्शन के बेस पे पढ़ना है, अगर वो रेडिएशन के बेस पे पढ़ना है, आप आज पढ़ना शुरू करोगे और आपके मतलब सन के सन या फिर आपकी डॉटर कंप्लीट करेगी। हमारी दादी अम्मा ने शुरू किया था, पर दादी अम्मा ने अगर स्लो रिएक्शन रही 200 300 या 400 साल तक चली तो पॉसिबल ही है। हाँ, कोरोजन जैसी 1-2 महीने में कंप्लीट होती है तो उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। बट मॉडरेटेबल रिएक्शन के बारे में पढ़ना इन द बेस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इज मच ईजियर देन दिस 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सो इसके बेस पे ज़्यादातर काम होगा। ओके दोस्तों, तो अभी केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे पहला पैरामीटर हमारा था रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स ये रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन अगर पढ़े दोस्तों, उससे पहले रेट ऑफ रिएक्शन के रिगार्डिंग एक कॉमन एग्जांपल है मेरे पास। अभी मैं रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री नहीं दे रहा हूँ, जनरल लैंग्वेज। समझो दोस्तों, आप अपनी बाइक लेके आपके घर से स्कूल आ रहे हो, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो बट नॉट बाई बस, यू आर ट्रैवलिंग बाई योर ओन व्हीकल। आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। आप इन दी मॉर्निंग 6 AM घर से निकलते हो, एग्जैक्ट 7 AM पे आप स्कूल पे हो। इट मीन्स आपकी स्पीड क्या हुई सर? 16 किलोमीटर पर हावर। पूरा 1 घंटा लगा 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। इट मीन्स माई स्पीड इज़ 60 किलोमीटर हावर। इट मीन्स आप जब घर से निकले, आपने जब एक्सीलेटर छोड़ा तब आपकी स्पीड 0 to 60 थी। पूरे रास्ते में आपकी 60 रही, और जब आपने स्कूल पे आके ब्रेक किया तब आपकी स्पीड 60 to डायरेक्ट 0 हो गई। अगर सर ऐसा होता तो ब्रेक करने के साथ सीधा हम कूद के वो स्कूल के अंदर गेट के अंदर चले जाते क्लास में। ऐसा पॉसिबल नहीं है। घर से जब निकले, जब पीछे जब मम्मी या पापा या कोई देख रहा है, तब हम आइडियल स्टूडेंट बनेंगे, आइडियल बच्चे बनेंगे, स्लोली चलाएंगे। फिर थोड़ा हमारे मोहल्ले से बाहर निकले, अभी थोड़े बहुत पहचान वाले, बस ज़्यादा रिलेशन नहीं है, थोड़ा एक्सीलेटर लगेगा। फिर एक बार हाईवे पर पहुंच गई, अभी कोई पहचानता नहीं है, फिर मजा ले किसी की नंबर प्लेट पे क्या लिखा है वो रीड करके जाए, इतनी स्पीड में आएंगे। बट पता चला अभी ये यहाँ पे अभी है, हमारे टीचर्स लोग हो सकते हैं, वहाँ पे एकदम स्लो स्पीड हो जाएगी। सो इट मीन्स पूरा 1 घंटा लगता है, बट बीच में कहीं आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, कहीं एकदम कम है, कहीं एकदम से ज़्यादा है। उन सब का सम करके आप 1 घंटे में पहुंचते हो। अगर मैंने ये कहा आपको घर से स्कूल पहुंचने में 1 घंटा लगा, मीन्स दिस इज योर एवरेज स्पीड एट द फिक्स टाइम।
एट 6:45 आपकी स्पीड 6:45 एंड 10 सेकंड की आपकी स्पीड कितनी है। मैं रास्ते में स्पीडोमीटर लेके खड़ा रहूँगा, सेंसर मीटर, यहाँ से आपकी बाइक या आपकी कार निकली और यहाँ पे सेंसर पे पता चलेगा कितनी चलती है। सो जो पहली बात हुई दोस्तों, दैट इज़ एवरेज स्पीड, और वी कैन से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सी के। और जो सेकंड बात हुई एट अ फिक्स टाइम, दैट इज़ पहले बात हुई वो इंस्टेंट एवरेज, आई रिपीट, जो पहले बात हुई 6 AM टू 7 AM, पूरा 1 घंटा लगा 60 किलोमीटर में, दैट इज़ एवरेज। और एट 6:45 एंड 10 सेकंड जितनी थी, दैट इज योर इंस्टेंट स्पीड और इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। तो दोस्तों 2 टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, 2 टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड द इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। कॉन्सेप्ट एकदम ईजी है, मैं यहाँ पे सबको साथ में मिला के समझाने वाला हूँ, बट जब भी बात होगी बोर्ड एग्जाम की तो आपको सबको डिफ्रेंशिएट करना है। दिस इज़ एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज़ एक्चुअली एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। उन सबको सर कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके लिए आपको PDF मिलेगी, कोई टेंशन नहीं है। सो पूरा कॉन्सेंट्रेशन दोस्तों अभी से हमारा चैप्टर एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है, सो आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर रहना चाहिए। चलो, फर्स्ट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है सर? रेट ऑफ रिएक्शन ये है, सपोज आपने रिएक्शन जब स्टार्ट की तब आपका टाइम था T1, व्हेन यू स्टार्टेड द रिएक्शन देन योर टाइम इज T1, और तभी दोस्तों जो हमारा रिएक्टेंट था उसका कॉन्सेंट्रेशन था R1, रिएक्टेंट मीन्स R, उसका कॉन्सेंट्रेशन था R1। एट अ टाइम T2 एक दूसरा हमने टाइम फिक्स किया, T1 से लेके जब T2 तक पहुँचे तब कॉन्सेंट्रेशन R1 से लेके R2 तक पहुँच जाएगा। दैट डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R2, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट डिवाइडेड बाई टाइम डिफरेंस, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन और कुछ नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टाइम डिफरेंस, or we can say change in time. So R is nothing but the rate of reaction is nothing but the change in concentration of reactant or change in concentration of product. रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया या फिर प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया, उसको डिवाइड करना है, वो चेंज आने के लिए कितना टाइम लगा। सो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितने टाइम में आया, दैट इज चेंज इन टाइम। चलो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। सपोज इफ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? एक रिएक्शन हम सपोज करते हैं, सपोज देयर इज वन रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट R गिव्स प्रोडक्ट P। सो हमने एक रिएक्शन एज्यूम की, रिएक्शन R गिव्स प्रोडक्ट P। दोस्तों जब रिएक्शन स्टार्ट की होगी एट द टाइम T इज इक्वल टू 0, जब 0 टाइम था तब हमारे पास प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 0 होगा। रिएक्टेंट का क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है उसके साथ हमारा रिएक्टेंट यूज़ होगा, इट मीन्स रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डाउन होगा क्योंकि वो यूज़ हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। और जैसे जैसे दोस्तों टाइम आगे हो रहा है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज, वो इंक्रीज होगा। क्यों? पहले जब रिएक्शन नहीं थी तो प्रोडक्ट नहीं था, जैसे रिएक्शन हो रही है रिएक्शन के साथ ही रिएक्टेंट का कन्वर्जेशन प्रोडक्ट में हो रहा है। सो दोनों की मदद से, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन की हेल्प से और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की हेल्प से, दोनों की हेल्प से हम ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने की, क्या फाइंड आउट करना कि टू फाइंड आउट दी एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न आर एवरेज। आर एवरेज क्या है दोस्तों? सपोज हम ये करते हैं, जब टाइम T1 है, आई रिपीट, जब टाइम T1 है तब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है R1। आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ लिया है। इन दिस ब्रैकेट, आप अगर ये ब्रैकेट के अंदर लिखते हो इट मीन्स आप कॉन्सेंट्रेशन दिखा रहे हो। ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं है बट दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं है बट दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। सो एट द टाइम T1 concentration of reactant is R1, concentration of product is P1। at time T2 मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, इसको P1 लिख दूँ और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ R1 R2 लिख दूँ। सो at a time T1 concentration of reactant is R1,
concentration of product is P1. At the time T2, concentration of reactant is R2, concentration of product is P2. ये मालूम है दोस्तों। अभी एक चीज़ बहुत से दिमाग में रखना है, कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है। इट मीन्स आप कभी भी ये कह सकते हो मैं सर -46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में स्कूल आया हूँ, -100 की स्पीड में कार चला के स्कूल पर आया हूँ, यह पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे जब भी आप फॉर्मूला जनरेट करो तब ये बात दिमाग में रहनी चाहिए दैट रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होना चाहिए। ओके चलो अभी दोस्तों पहले हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेस ऑफ रिएक्टेंट। सो change the concentration of reactant, change the concentration of reactant divided by change in time। टाइम सर t1 इज इक्वल टू 0 सेकंड था, अभी t2 इज इक्वल टू 50 सेकंड हुआ, 50 सेकंड। इट मीन्स t2 माइनस t1, 50 माइनस 0 इज इक्वल टू 50। सो चेंज इन टाइम इज नथिंग बट दी t2 माइनस t1 एंड t2 माइनस t1 इज नथिंग बट दी डेल्टा t। सो ये फॉर्मूला हुआ डेल्टा t, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी दोस्तों रिएक्टेंट यहाँ पे डेल्टा आर चाहिए, जैसे हमने डेल्टा चाहिए। सो एज पर एज रूल डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। इट मीन्स डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। अभी एक चीज़ आपको बहुत सोच के बतानी है दोस्तों। R1 रिएक्टेंट का पहले का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, आई रिपीट, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी उसके साथ उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। इट मीन्स R2 इज मोर एंड R1 इज मोर एंड R2 इज लेस। रिपीट दोस्तों, यहाँ पे पढ़ते हैं सपोज अगर हम रिएक्टेंट की बात करते हैं, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। सो हम ये कह सकते हैं R1 इज मोर एंड R2 इज लेस। सो अगर कम वैल्यू में से अगर आप बड़ी वैल्यू माइनस करोगे देन आपका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। पहले ही बता दिया रेट शुड बी पॉजिटिव, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टू मल्टीप्लाई विथ माइनस साइन। सो ये फॉर्मूला में दोस्तों पहले से माइनस कर देना है, माइनस R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 फॉर द आर एवरेज। और वी कैन से R2 माइनस R1 इज इक्वल टू डेल्टा आर माइनस इज एज इट इज डेल्टा टी इज डेल्टा टी। सो आपको ये दिमाग में रखना है, इफ़ यू गोइंग टू फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन और वी कैन से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देन यू शुड हैव टू दिस नेगेटिव सिंबल R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। R2 कम है, R1 ज़्यादा है, सो नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और दूसरी चीज़ दिमाग में क्या रखनी है, ये नेगेटिव सिंबल हमको ये इंडिकेट कर रहा है, I repeat, this negative symbol indicate that with the time the concentration of reactant is decreased। नेगेटिव वैल्यू से हमको क्या पता चल रहा है? फ्रॉम दिस नेगेटिव वैल्यू हमको ये पता चल रहा है टाइम के साथ दोस्तों ये कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। दिस इज फ्रॉम द रिएक्टेंट। यही फॉर्मूला हमको फाइंड आउट करना है, बट दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। दोस्तों प्रोडक्ट के बेस पे फाइंड आउट करना है। देन व्हाट शुड वी डू? क्या कर सकते हैं सर? जैसे अभी किया P2 माइनस P1, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 इज देयर। अभी दोस्तों जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तब हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ऐसे ऐसे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। सो यहाँ पे R1 बड़ी वैल्यू और R2 इज स्मॉलर वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दोस्तों उल्टा है, P2 इज बिगर देन P1, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तब कम प्रोडक्ट, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा प्रोडक्ट बढ़ती जाएगी। सो P2 इज मोर, P1 इज लेस। सो यहाँ पे हमको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। सो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस नहीं, इट मीन्स प्लस इज देयर। मैंने यहाँ पे प्लस आपको खाली समझाने के लिए लिखा है। अगर आप कुछ नहीं लिखते इट मीन्स प्लस इज देयर, ये आपको मालूम ही है। आई रिपीट, अगर आप कुछ नहीं लिखते इट मीन्स प्लस इज देयर। सो दिस इज फ्रॉम द प्रोडक्ट, दिस फॉर्मूला इज फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड दिस फॉर्मूला इज फ्रॉम द रिएक्टेंट। सो आपको दिमाग में रखना है, अगर और ये इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। अगर इनको एक साथ लिखना है तो कहाँ पे हम जगह बनाए? यहाँ पे बना रहे। देखो अगर इन दोनों को साथ लिखना तो मैं ये लिख सकता हूँ आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर
अपॉन डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अगर प्रोडक्ट की बेस पे करते हैं काउंट तब वहाँ पे नेगेटिव नहीं है, बट रिएक्टेंट के बेस पे काउंट करते हैं देन माइनस सिंबल इज देयर। सो ये दोनों इक्वल ही हो गई, आपको दिमाग में रखना है। दिस इज़ फ्रॉम द प्रोडक्ट। अभी यही कंसेप्ट को थोड़ा ज़्यादा ठीक से समझने के लिए दोस्तों हमें ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, हम यूज़ करें उस ग्राफ का, और ग्राफ की हेल्प से क्या हो सकता है लेट अस सी। दोस्तों पहले हम बात करें रिएक्टेंट की, आर एवरेज इन दी रिएक्टेंट। तो आपको ये पता ही है एट ए टाइम t0 किसी भी रिएक्शन आप स्टार्ट करने का जस्ट सोच रहे हो, फिर आपने फाइनलाइज किया ये रिएक्शन करनी है, उसके बाद आपने क्या किया, रिएक्टेंट ला के रख दिया। रिएक्शन शुरू होने की पूरी कंडीशन फुलफिल की, बट रिएक्शन स्टार्ट नहीं की है, तो वो 0 टाइम हुआ। तब हमारे पास जितना भी कॉन्सेंट्रेशन है वो पूरा रिएक्टेंट का ही होगा। फिर एक बार आप रिएक्शन स्टार्ट करते हो, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी उसके साथ ही रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, दैट इज श्योर। ओके, सपोज यहाँ पे टाइम t1 है, दिस इज टाइम t1, ये मैं अमेज कर रहा हूँ, दिस इज टाइम t1। अगर ये टाइम t1 है तो टाइम t1 पे दोस्तों ये कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज R1। टाइम t1 पे जो कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है दैट इज R1। थोड़ी देर के बाद मैं फिर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पे, सपोज दिस इज टाइम t2, ये रहा t2, तो t2 के बेस पे जो कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा दैट इज R2। अभी यहाँ पे कोई पूछे सर डेल्टा टी कहाँ पे, तो मैं बता दूंगा दिस इज डेल्टा टी, t2 माइनस t1, ये वैल्यू क्या है, दिस वैल्यू इज डेल्टा टी। अगर कोई मुझे पूछे डेल्टा आर कहाँ पे है, तो हम ये कह देंगे दिस इज डेल्टा आर, R2 माइनस R1। इसके बेस पे अगर आपको आर एवरेज लिखना है देन यू शुड राइट आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस R2 माइनस R1। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है इन कंपैरिजन ऑफ R2 R1 इज बिगर वैल्यू। अगर दोस्तों R2 इतना है देन R1 इतना सारा है ना, इसीलिए माइनस है, डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। और अगर इस फॉर्मूला को लिखो तो आप इस तरह से लिखोगे माइनस डेल्टा आर इज इक्वल अपॉन डेल्टा टी। सो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ ये भी हम समझ सकते हैं। सपोज यही फॉर्मूला यही चीज़ हमको समझनी है, बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट तो क्या कर पाएंगे। किसी भी रिएक्शन की स्टार्टिंग में एट टाइम t0 आप रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हो, सभी रिएक्टेंट आपने वहाँ पे रख दिए, कंडीशन फुलफिल किया, बट आपने रिएक्शन स्टार्ट नहीं की, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा सर, रिएक्शन हुई नहीं तो प्रोडक्ट कहाँ से आएगी। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज 0। एक बार आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, रिएक्शन स्टार्ट की, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, यू कैन सी इन द ग्राफ। सिमिलर फॉर्मूला दोस्तों डिराइव करने की ट्राई करते हैं। सपोज दिस इज द टाइम t1, मैं ये अमेज कर रहा हूँ, दिस इज द टाइम t1, ये टाइम t1 इट मीन्स दिस इज p1। उसके बाद दोस्तों सपोज दिस इज टाइम t2, अगर ये टाइम t2 है इट मीन्स ये क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन p2 होगा। सो ये हुआ हमारा कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस डेल्टा p, और ये हुआ हमारा टाइम डिफरेंस डेल्टा टी। समझ में आया। अभी दोस्तों आप यहाँ पे देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, आर एवरेज इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, जो आपको यहाँ पे नीचे भी दिख रहा है। अभी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों नहीं किया, यू कैन सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P2 कहाँ पे फाइंड आउट करो, दिस इज P2 एंड दिस इज P1। P2 इज बिगर देन P1 इतना है, P2 इतना है, सो P2 इज बिगर देन P1, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस नहीं करना। अगर यहाँ पे आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा दोस्तों, प्लस माइनस माइनस नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन। सो ये तो हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये कौन सी बात हुई, 6 बजे घर से निकल के 7 बजे स्कूल पे पहुंचने की। सर 6:45 10 सेकंड पे कहाँ पे थे, वो फाइंड आउट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। किस तरह से, फिर से दोस्तों रेट ऑफ रिएक्शन, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू लर्न इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। सपोज यही ग्राफ हम डायग्राम फिर से कर रहे हैं,
और यही डायग्राम में दोस्तों पर्टिकुलर टाइम t दैट इज dt, पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन r दैट इज dr। यहाँ पे दोस्तों आप स्लोप अगर इसका करोगे दैट स्लोप उससे अकॉर्डिंग आप क्या कर पाओगे, यू कैन राइट r इंस्टेंट इज इक्वल टू dr। कहाँ पे है, दिस इज dr डिवाइडेड बाय dt, कहाँ पे है, ये आपका dt है, बट नेगेटिव वैल्यू इज देयर। क्यों नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नेगेटिव इंडिकेट्स दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीज। ये तो हमने साइड में रखा है दोस्तों, एक्चुअल में क्या है वहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ना हो जाए। सो अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए इंस्टेंट तो सिमिलर फॉर्मूला है, डेल्टा की जगह पे क्या कर देंगे हम, डी कर देंगे dr/dt, इंस्टेंट concentration divided by instant time। if we are going to learn from the product also, then also दोस्तों यहाँ पे suppose this is dt and this is dp, so we what should we write, r instant is equal to dp upon dp, again positive value is there। अगर यहाँ पे आप स्लोप लेते हो तो क्या होगा, this is dt and this is dp। इससे अकॉर्डिंग आप इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर पाओगे। दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था, जब यहाँ से शुरू किया बहुत सारे क्वेश्चन निकले, अभी एक साथ कितने सारे क्वेश्चन निकले। व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज़ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज़ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट, व्हाट इज़ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्ट, इट्स ग्राफ, व्हाट इज़ इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेस ऑफ रिएक्टेंट, ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्ट, ऑन द बेस ऑफ ग्राफ। ये तो हुआ दोस्तों। एक और चीज़ अभी यहाँ पे है, सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है और पर्टिकुलर उस रिएक्शन के लिए हमको आर एवरेज और आर इंस्टेंट दोनों का खाली फॉर्मूला लिखना है। अगर ये फॉर्मूला हम राइट लिख पाए देन वी कैन से हमने ये टॉपिक ठीक से अंडरस्टैंड कर ही दिया। अवर रिएक्शन इज a plus b gives c plus d, so a and b is our reactant, then c and d is our product। दोस्तों अगर आपको एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो चारों की मदद से ही कैलकुलेट करना ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी भी एक का। अगर आप डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और उसके लिए टाइम, या डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी उसके लिए टाइम, या फिर इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन सी उसका टाइम, या फिर इंक्रीज इन प्रोडक्ट डी उसका टाइम, ये चार में से किसी एक को भी मेज़र कर दे, किसी एक पेयर को मेज़र करते हो तो भी आपको ये मिल जाएगा। बट चारों के बेसिस पे रिएक्शन पूरा इक्वेशन लिखना हो तो जैसे R गिव्स P, वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ R भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ P भी हो सकता है। तो मैंने क्या लिखा था, R एवरेज इज इक्वल टू, इफ यू आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट R, देन व्हाट शुड वी राइट, माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T ऑन द बेसिस ऑफ P, व्हाट शुड वी राइट, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T सॉरी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों R एवरेज लिखना है मेरे को इन टर्म्स ऑफ ए, आर एवरेज, तो एवरेज के लिए दोस्तों पहले तो मैं ये देखूंगा ए इज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इफ ए इज रिएक्टेंट देन माइनस इज देयर फॉर द एवरेज डेल्टा, किसका कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इतना ही कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा सर, इतना ही सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन किससे मिलेगा, बी। अगेन बी इज अ रिएक्टेंट, इफ रिएक्टेंट देन माइनस सिंबल इज देयर फॉर द एवरेज डेल्टा बी, और उसके लिए जो टाइम लगेगा दैट इज डेल्टा टी। अगर दोस्तों प्रोडक्ट सी के बेस पे यही रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो नेगेटिव करना पड़ेगा, नहीं करेंगे सर उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। सो हम वहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव नहीं कर रहा, इट मीन्स पॉजिटिव है, सो वी कैन राइट डेल्टा सी अपॉन डेल्टा डी। और डी से चाहिए देन वी कैन राइट डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, सॉरी यहाँ पे डी लिख दिया, टी चाहिए। ये हुआ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर दोस्तों इसी रिएक्शन के लिए एवरेज नहीं इंस्टेंट लिखना है तो क्या करना पड़ेगा सर, कुछ नहीं करना है, जहाँ पे आपने डेल्टा डेल्टा कहा है ना वहाँ पे डी कर दो। आर इंस्टेंट फ्रॉम दी ए दैट इज माइनस डी ए अपॉन डी टी। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे डी ए अपॉन डी टी इस तरह से लिखता है देन उसका आंसर गलत होगा। तो इंश्योर दी कॉन्सेंट्रेशन आपको ये ब्रैकेट लिखना कंपलसरी है, इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा है, डी ए अपॉन डी टी माइनस फॉर द रिएक्टेंट। अगर बी से लिखना अगेन माइनस डी बी अपॉन डी टी।
अगर सी से लिखना है माइनस अगेन डी सी अपॉन डी टी, अगर डी से सॉरी माइनस नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्लस, अगेन प्लस डी डी अपॉन डी टी। क्लियर हुआ? सो अभी आप अवेयर हो एवरेज और इंस्टेंट दोनों रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो। बट दोस्तों जितने भी एग्जाम्पल हुए फ्रॉम द थियरी, जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल किए, सब में एक सिमिलैरिटी है, दैट सिमिलैरिटी इज स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट। दोस्तों यहाँ पे आप देखो, R gives P, it means 1R gives 1P. A plus B plus C gives C plus D, it means 1A plus 1B gives 1C plus 1D. So they are stoichiometrically equal. What about if वहाँ पे stoichiometric नंबर दोस्तों अलग अलग हो? I mean to say अगर इस तरह की रिएक्शन हो, A small a is stoichiometric multiple constant A इंटू बी बी गिव सी सी प्लस डी डी, तब क्या होगा दोस्तों? थोड़ी देर अगर आर एवरेज लिखना है तो मैं इतना तो कर ही दूंगा, आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, अगेन बी इज द रिएक्टेंट, माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, अगेन सी इज द प्रोडक्ट, सो प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, अगेन यहाँ पे क्या होगा डी, सो अगेन डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। दोस्तों यहाँ पे एक ही चेंज करना पड़ेगा, और चेंज क्या है बराबर ध्यान से समझना। जो भी नंबर से हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई किया है, सो स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट जो भी हो उसको 1 अपॉन मल्टीप्लाई कर देना है। इफ ए तो इसको लिखना है 1 अपॉन ए, इफ स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट इज बी देन 1 अपॉन बी, सी देन 1 अपॉन सी, डी देन 1 अपॉन डी, और कोई चेंज नहीं होगा। जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट आपको मिल रहा है उसको दोस्तों 1 अपॉन करके जाना है, 1 अपॉन करके लिख देना है, तब क्या हो जाएगा, अगर स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट इक्वल रहे उसका भी काम हो गया, और इक्वल ना रहे तो उसका भी काम हो गया। सिमिलर इन आर इंस्टेंट इसी तरह से होगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ओनली डिफरेंस इज जहाँ पे डेल्टा दिख रहा है, डेल्टा की जगह पे क्या लिखोगे, डी ए। सो आर इंस्टेंट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन बी डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी 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 अपॉन डी टी। सो ये आपको खुद से करना है। हमारे पास एक एग्जाम्पल है दोस्तों, यू कैन सी मेकिंग ऑफ अमोनिया, 3H2 प्लस N2 गिव्स NH3। यहाँ पे दोस्तों स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है, हाइड्रोजन का 3 है, नाइट्रोजन का 1 है, अमोनिया का 2 है। अगर इसका एवरेज और इंस्टेंट दोनों रेट ऑफ रिएक्शन लिखने हैं, सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हम एवरेज लिख रहे हैं, तो क्या होगा, आर एवरेज इज इक्वल टू, अगर ये 3 है माइनस तो रहेगा बिकॉज H2 इज प्रोडक्ट रिएक्टेंट, सो माइनस इज देयर, देन 1/3 1 अपॉन या कांस्टेंट लिखना है। उसके बाद क्या होगा, डेल्टा H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू, अगर N2 के बेस पे करना है, माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T। सर यहाँ पे कुछ क्यों नहीं किया, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट इज 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम दी प्रोडक्ट अगर अमोनिया से लिखना है देन क्या होगा दोस्तों, 1/2 और वी कैन से प्लस 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। ये हो गया एवरेज। अगर इसी एग्जाम्पल के लिए इंस्टेंट लिखना हो तो क्या होगा, फ्रॉम दिस कॉमन एग्जाम्पल इंस्टेंट लिखना है तो आपको और कुछ नहीं करना है, -1/3 आर इंस्टेंट इज इक्वल टू -1/3 dH2 अपॉन dt माइनस बिकॉज रिएक्टेंट 1/3 बिकॉज 3 इज द स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस dN2 अपॉन dt। ओके, यहाँ पे 2N2 अंदर लिखेगा, ओके, इज इक्वल टू -1/2 dNH3 अपॉन dt फॉर दी आर इंस्टेंट होगा। सो दोस्तों ये कितने सारे क्वेश्चन हमने एक साथ कर लिए। अभी आपका काम रहेगा इन सबको एक एक को छान के अलग करना, और उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। बट बिफोर दैट आपको ये पूरा कंसेप्ट तो मालूम होना ही चाहिए।
सो अगर वीडियो एक बार में समझ नहीं आ रहा है देन रिपीट करो, एक बार पूरा अंडरस्टैंड हो रहा है देन उसके बाद दोस्तों इसको लिखने की ट्राई करो। फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर शॉर्ट में लिखना है दिस बोर्ड वर्क इज़ इनफ फॉर यू दोस्तों, अगर ये आप समझ गए तो। बट फॉर दी NCERT एग्ज़ाम अगर आपने इतना एक साथ पूरा लिख के दिया तो नंबर भी मार्क्स भी दोस्तों इसके जैसे ही आएंगे। सो हमको एक साथ दो नाव पे सवार होना है, बोर्ड एग्ज़ाम भी देनी है, साथ साथ कॉम्पिटिटिव का भी काम करना है। सो दोस्तों आपको ये भी करना रहेगा, साथ में जो PDF मिलेगी उसके अकॉर्डिंग नोट्स भी तैयार करनी है। ओके, सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।